हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके ही डिमांड पे लेकर के आ गए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, व्यतिकरण को परिभाषित करें। यंग के द्विक्षिद्र प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें या ज्ञात करें। ठीक है। डिफाइन इंटरफेरेंस, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग YDSE के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो चलिए, आज इसको हम लोग पूरा डेरिवेशन देखने वाले हैं। ये 5 नंबर में आएंगे तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको पूरा के पूरा मार्क्स मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी को आपका प्यारा सा चैनल मंटू फिजिक्स में। और यदि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने कलीग के साथ, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि उन लोगों को भी मदद मिल सके यहाँ से। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहता है कि व्यतिकरण को परिभाषित करें। डिफाइन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण। व्यतिकरण होता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे। कहता है दो प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण माध्यम में प्रकाश ऊर्जा का असमान वितरण होने की घटना व्यतिकरण कहलाती है। द फिनोमेना ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन द मीडियम ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव आर कॉल्ड इंटरफेरेंस। मीन्स कि जैसे यहां पे आपको कहता है कि दो प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण। अध्यारोपण का मतलब होता है कि जब दो प्रकाश तरंगे चलती है ना, ठीक है, जब दो प्रकाश तरंगे एक ही सोर्स यानी एक ही पॉइंट से जब चलना शुरू करती है तो यह एक दूसरे के ऊपर इंटरफेयर करती है। इसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, ठीक है, सुपरपोजिशन कहलाता है। ठीक है। और जब माध्यम में प्रकाश, ठीक है, अलग अलग कहने का मतलब असमान वितरण होने की घटना, असमान वितरण होने की घटना, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। ठीक है। ये क्या कहलाती है? इंटरफेरेंस, व्यतिकरण कहलाती है। ठीक है। जहां पे अलग अलग प्रकाश, विभिन्न प्रकाश चल करके आती है और एक जिस जिस पॉइंट पर मिलती है वहां का, जिस जिस पॉइंट पर मिलती है वहां का जो इंटेंसिटी है यानी तीव्रता है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं रचनात्मक व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई को सिद्ध करते हैं। किसके द्वारा? यंग द्विक्षिद्र के प्रयोग द्वारा। ठीक है। तो जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने फिगर ड्रॉ करके पहले से ही रखा हुआ है। ठीक है, जो आपको हम फिगर समझाने की कोशिश करते हैं यहां पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पे एक प्राथमिक सोर्स दिखाया गया है, प्राइमरी सोर्स है, जहां से प्रकाश की किरणें निकल करके आ रही है। और यहाँ पे द्विक छिद्र का मतलब होता है डबल छिद्र है यहाँ पे। ठीक है, डबल स्लिट यानी दो दो छिद्र है। एक छिद्र S1 है और एक छिद्र S2 है। ठीक है। और ये हमने माना है, यह जो है यह स्क्रीन है जो छिद्र से कितने दूरी पर स्थित है? D दूरी पर स्थित है। प्राथमिक स्रोत से प्रकाश की किरणें चल करके आ रही है, दोनों छिद्र के पास में सबसे पहले पड़ती है। और यह प्राथमिक सोर्स की प्रकाश की किरणें जब दोनों छिद्र के पास पड़ती है तो यह दोनों एक सोर्स का अलग अलग स्रोत का बिहेव करने लगती है, व्यवहार करने लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक स्रोत। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक स्रोत के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे द्वितीयक स्रोत का जो व्यवहार कर रहे हैं वो S1 और S2 है। ठीक है। इसका जो परिणामी बिंदु P पर, ठीक है, इसका जो पैटर्न बन रहा है वो कहां बन रहा है? स्क्रीन के बिंदु P पर पैटर्न बन रहा है। ठीक है। और यह वाला जो दूरी है, यह वाला दूरी वो क्या दर्शाया गया है? छिद्र और स्क्रीन तक के बीच की दूरी। और जैसा कि यहाँ पे दोनों छिद्र के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल d होता है। कितना होता है? स्मॉल d होता है, जो इसके कंपैरिजन में यानी कैपिटल D के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है। ठीक, कोई दिक्कत?
तो जैसा कि आप देख रहे हैं S1 छिद्र से जो चल करके S1 स्लिट से जो चल करके प्रकाश की किरणें आ रही है वो भी बिंदु P पर जाकर के मिल रही है, और S2 से जो चल करके जा रही है वो भी बिंदु P पर जाकर के मिल रही है। इसका परिणामी हमने देखना चाहा तो परिणामी जो देख रहे हैं वो इसके साथ में कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। ठीक है, यहां पे हमने एक, जैसे यहां से यहां तक की दूरी अगर S से लेकर के P तक का दूरी देखेंगे और S से लेकर के ये वाला रास्ता तय करते हुए P तक की दूरी देखेंगे, ठीक है, तो S1 से दूरी और S2 का दूरी दोनों डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, अलग अलग हो जाता है। कैसे अलग अलग होगा? क्योंकि यहां से यहां तक का दूरी कम है, जबकि S2P का दूरी हो जाता है जो ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर यहां पे देखा जाए तो S1 और S2 का जो दूरी है ये दोनों समान रहता है, दोनों दूरी क्या रहता है, समान रहता है। क्लियर है? जबकि S1P और यहाँ पे NP का दूरी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? इसलिए क्योंकि हमने क्या किया है कि S1 से एक हम S2P पर हम लंबवत रेखाएं ड्रॉ किए हैं। ठीक है, लंबवत रेखा जब ड्रॉ करते हैं तो ये दूरी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी ज्यादा जो जा रहा है वो कितना जा रहा है फालतू, वो S2N के बराबर जा रहा है कि नहीं? कंप्लीट है? ठीक है, तो जो कुछ हमने ये फिगर में दर्शाया है वो सारा चीज यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, प्राथमिक स्रोत S है। ठीक है, S हमने प्राथमिक स्रोत माना है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। कम दूरी D से अलग द्वितीयक छिद्र S1 और S2 है जो द्वितीयक स्रोत का व्यवहार करता है। और हमने ये मान लिया कि S1 का दूरी और S2 का दूरी दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, इसी चीज को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। छिद्र D दूरी पर पर्दा सिग्मा, पर्दा को हमने सिग्मा के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, जो ये है आपका पर्दा। ठीक है, जहां पे आपका पैटर्न बन रहा है, जिस पर व्यतिकरण पैटर्न देखते हैं। पैटर्न यानी प्रतिरूप, इसको हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में पैटर्न भी बोलते हैं। ये छिद्र तथा पर्दा के बीच की दूरी के तुलना में छिद्र के बीच की दूरी बहुत कम है। यानी स्मॉल डी जो है वो बहुत छोटा है, वो किससे, कैपिटल डी से। यानी ये वाला जो दूरी है S1 S2 का जो दूरी है वो M के दूरी के तुलना में बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। क्लियर है? ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया गया है इसी को। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। माना कि प्राथमिक स्रोत S से पर्दा पर सामान्य बिंदु P पर का पथांतर डेल्टा x है। कहने का अर्थ यह है कि हमने यहाँ पे, ठीक है, प्राथमिक स्रोत S से P तक का जो पथांतर माना, यानी पथ में जो अंतर माना, पाथ डिफरेंस जो होता है, वो हमने मान लिया डेल्टा x है। क्योंकि देखिए ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, यह वाला दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ज्यादा डिस्टेंस इसमें फालतू कौन सा निकला, ये वाला, और इस वाले डिस्टेंस को बोल दिए हम लोग पथांतर, यानी पाथ डिफरेंस। और इस वाले डिस्टेंस को हमने कितना मान लिया, डेल्टा x के बराबर। ठीक है, तो यहां से यदि अगर हम लोग देखें तो डेल्टा x का जो वैल्यू होगा, डेल्टा x का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर चला जाएगा, वो S2 प्लस S2P माइनस S1 प्लस S1P के बराबर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़े वाला डिस्टेंस में से छोटा वाला डिस्टेंस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और ज्यादा डिस्टेंस कौन सा है, S2P, ये ज्यादा डिस्टेंस है। तो हमने क्या किया, S2 प्लस S2P से माइनस कर दिया S1 प्लस S1P। क्लियर है? तो अब माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए डेल्टा x इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं S2 प्लस S2P माइनस S1 माइनस S1P। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा x इज इक्वल्स टू S2 प्लस में S2P जो है वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए
H2P को हम क्या लिख सकते हैं, H2N प्लस NP लिख सकते हैं। यहाँ पे H2P को H2N प्लस NP लिख सकते हैं और माइनस S1 माइनस S1P। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो डेल्टा X इज इक्वल्स टू, जैसा कि हमने पहले ही माना, क्या माना कि S1 बराबर है S2 के, यानी क्या हम S1 प्लस और माइनस काट सकते हैं। S1 माइनस में S2 प्लस में दोनों इक्वल वैल्यू है, तो दोनों को हम यहां से कैंसिल कर सकते हैं। कोई दिक्कत? और यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि S1P का वैल्यू और NP का वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है। S1P और NP दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहां पे हम लोग इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, क्यों कैंसिल कर सकते हैं, वो यहां पे हम लोग साइड में लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि S1 इज इक्वल्स टू S2 एंड एक क्या था, S1P इक्वल है NP, ये लिख सकते हैं, है कि नहीं। क्या है, S1 S2 के इक्वल है और S1P NP के इक्वल है। तो दोनों वैल्यू, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जिसकी वजह से यहां से कैंसिल हो सकता है। तो बचा क्या, S2N बचा। क्या बचा, S2N बचा। क्लियर है? ये वाला डिस्टेंस हम लोग को मिल गया S2N। अब यहां से आप देख सकते हैं कि S2N का वैल्यू हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, ये एंगल थीटा, तो ये वाला कितना हो गया है, थीटा, और ये जो थीटा है ये पूरा डिस्टेंस कितना है, D है। हम लोग जानते हैं कि यहां से अगर ये वाला डिस्टेंस फाइंड करें तो थीटा के सामने क्या होता है, P होता है परपेंडिकुलर, और 90 ये वाला है, तो 90 के सामने हो जाएगा ओ हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, लंब बटा में कर्ण, साइन थीटा का रेशियो है कि नहीं। यानी ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, S2N बाई S1 S2 हो सकता है ना। और साइन थीटा इज इक्वल्स टू S2N बाई, देखिए तो यहाँ पे S1 S2 का वैल्यू स्मॉल डी कर दें, यानी S2N का जो वैल्यू है वो किसके बराबर चला जाएगा, D साइन थीटा के बराबर चला जाएगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा X जो है वो D साइन थीटा के बराबर है। कोई दिक्कत? यहां से हमें पाथ डिफरेंस मिल गया, यानी पथांतर का वैल्यू मिल चुका है। ठीक है, अगर ये वाला एंगल जो होता है वो बहुत स्मॉल है, ये एंगल जो है वो बहुत स्मॉल है, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस काफी स्मॉल है, तो ये एंगल भी एकदम स्मॉल होगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि कोण बहुत छोटा हो तो, इफ एंगल आर वेरी स्मॉल हो तो देन साइन थीटा इक्वल हो जाता है टैन थीटा के। साइन थीटा इक्वल किसके, टैन थीटा के। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि इस वाले साइन थीटा के जगह पे हम टैन थीटा इसमें पुट कर दें, तो डेल्टा X इज इक्वल्स टू D टैन थीटा मिल जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जब D टैन थीटा मिल जाएगा तो हम एक ट्राइंगल देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक ट्राइंगल OPM। कौन सा ट्राइंगल, OPM। और OPM में यदि अगर टैन थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो थीटा के सामने P हो जाएगा, 90 के सामने H हो जाएगा, बाकी बचा B हो जाएगा, तब P बाई B यानी Y बाई D लिख सकते हैं टैन थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो यहां से यदि अगर देखें हम लोग तो इन ट्राइंगल POM, कौन सा ट्राइंगल में, POM में, तो क्या मिल जाएगा हमें, टैन थीटा का वैल्यू ऐसा लिख सकते हैं PM बाई OM, और PM जो है वो किसके बराबर है, Y के बराबर है,
और ओ एम जो है वो डी के बराबर है। ठीक है, तो यहां से डेल्टा एक्स का वैल्यू यदि अगर देखें तो d इंटू टेन थीटा का वैल्यू वाई वाई डी लिख सकते हैं। ठीक है, d इंटू वाई वाई डी, तो y का जो वैल्यू मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, d इंटू डेल्टा एक्स, d इंटू डेल्टा एक्स और अपॉन में चला जाएगा d। ठीक है, तो यहां से कितने डिस्टेंस पर पैटर्न बन रहा है वो यहां से निकल गया हम लोग को। ठीक है, तो अगर हम स्पेशल केस देखें, ठीक है, स्पेशल केस फर्स्ट में हम लोग देखते हैं, स्पेशल केस फर्स्ट में। ठीक है, क्या, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए। ठीक है, तो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए क्या हो जाएगा, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जो पथांतर का वैल्यू होता है वो याद रखिएगा हमेशा n इंटू लैम्डा के बराबर होता है। तो इस वाले वैल्यू को हम डेल्टा एक्स के जगह पे हम पुट कर देते हैं, तो हमें y जो मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और कितना के बराबर मिलेगा, तो d इंटू डेल्टा एक्स के जगह पे n इंटू लैम्डा, d इंटू एन इंटू लैम्डा बाई डी के बराबर मिल जाएगा, जहां n का वैल्यू जो होगा वो 0 प्लस माइनस 1 2 3 के बराबर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। ठीक है, और यही यदि अगर हम स्पेशल केस 2 में देखें, स्पेशल केस सेकंड में देखें, ठीक है, तो स्पेशल केस सेकंड में जो हमें मिल जाएगा वो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विनाशी व्यतिकरण के लिए, क्या हो जाएगा, तो पुट डेल्टा एक्स, पुट क्या कर देंगे यहाँ पे, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई में 2, इतना होता है विनाशी व्यतिकरण के लिए। ठीक है, तो y मीन जो होगा, ठीक है, यहाँ पे मिनिमम इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, और वो कितना के बराबर होता है, तो डेल्टा एक्स के जगह पे इतना रख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, तो डी बाई स्मॉल डी, तो डेल्टा एक्स के जगह पे रख देंगे 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, d इंटू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2d के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका n का वैल्यू सेम होगा, प्लस माइनस 1, ठीक है, 2 3 इस तरह से। क्लियर है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहां से हमें क्या मिल गया। ठीक है, कि मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। ठीक है, ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं फ्रिंज विड्थ, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे होता क्या है ना, कि जितने भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग आता है उसका इंटेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आता है उसका इंटेंसिटी मिनिमम होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज। मैक्सिमम जितने भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग आता है, जैसे कहने का मतलब है कि y का वैल्यू यदि अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, dn बाई डी मिल जाएगा, d इंटू लैम्डा बाई डी। 2 रखेंगे तो 2d लैम्डा बाई डी, और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। ठीक है, डॉट 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 इस तरह से चलता रहेगा। तो ये जितने भी पैटर्न बन रहा है ये सारे पैटर्न क्या होंगे, ब्राइट फ्रिंज होंगे। ब्राइट फ्रिंज क्यों होंगे, क्योंकि इसका इंटेंसिटी सबका क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन अगर डार्क फ्रिंज हम लोग देखें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइट फ्रिंज यानी चमकीला फ्रिंज। ठीक है, और
इसमें हम लोग देखें तो इंटेंसिटी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमम होता है। और मिनिमम कितना होता है, तो अगर इस तरह से 0 1 2 3 हम लोग रखते हैं तो y इज इक्वल्स टू, अगर समझिए ना कि अगर 1 रखते हैं तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 2 - 1 1, यानी d लैम्डा बाई 2d, d लैम्डा बाई 2d, ठीक है, प्लस माइनस 3 d लैम्डा बाई 2d, इस तरह से, ठीक है। तो ये जितने भी पैटर्न बन रहे हैं स्क्रीन पर, वो सारे के सारे पैटर्न क्या होंगे, उसको हम लोग मिनिमम इंटेंसिटी का होगा, यानी न्यूनतम तीव्रता होगा। और न्यूनतम तीव्रता वाले पैटर्न को हम लोग बोलते हैं क्या, डार्क फ्रिंज, ठीक है। और अंधेरी फ्रिंज कह सकते हैं इसको, हिंदी में अंधेरी फ्रिंज के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है, तो ऐसा समझिएगा, दो लगातार ब्राइट फ्रिंज या दो लगातार अंधेरी फ्रिंज, दो लगातार ब्राइट फ्रिंज या दो लगातार डार्क फ्रिंज के बीच, ठीक है, के बीच जो डिस्टेंस होता है, यानी दोनों का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, यानी फ्रिंज की चौड़ाई। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि दो लगातार ब्राइट फ्रिंज ये है और दो लगातार डार्क फ्रिंज ये है, दोनों को अगर आप डिफरेंस कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ पे जो है आपको एक डार्क, सबसे पहले ब्राइट फ्रिंज हम लोग देखते हैं, तो 2d लैम्डा बाई डी माइनस डी लैम्डा बाई डी अगर करते हैं, दो लगातार ब्राइट फ्रिंज को अगर डिफरेंस देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डी लैम्डा बाई डी के इक्वल मिलेगा। जबकि दो लगातार डार्क फ्रिंज को अगर डिफरेंस करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या है, 3d लैम्डा बाई डी माइनस डी, सॉरी 2d है, और डी लैम्डा बाई 2d, ठीक है। तो इसमें अगर 2d हम एलसीएम ले लेंगे तो 3d लैम्डा माइनस डी लैम्डा, तो क्या बचेगा, 2d लैम्डा बाई 2d, ठीक है। तो d से d कैंसिल, यानी इसका जो वैल्यू आया वो d लैम्डा बाई d के इक्वल ही आया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन भी लिख लेते हैं और साथ में हम लोग इसको समाप्त भी करेंगे। तो फ्रिंज की चौड़ाई का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है दोस्तों, दो लगातार चमकीला फ्रिंज या अंधेरी फ्रिंज के बीच के अंतर को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, इसे बीटा के द्वारा सूचित किया जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज आर कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, इट इज डिनोटेड बाय बीटा, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल्स टू, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर ब्राइट फ्रिंज को देखें तो दो लगातार, एक होता है 2d लैम्डा बाई डी माइनस कर लेंगे डी लैम्डा बाई डी, ये हो गया ब्राइट फ्रिंज का अंतर, या डार्क फ्रिंज का अंतर यदि अगर देखेंगे तो 3d लैम्डा बाई 2d माइनस डी लैम्डा बाई 2d के बराबर। अगर दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो दोनों का डिफरेंस सेम ही आता है, इसको 2d लैम्डा माइनस डी लैम्डा, या इसमें हम लोग देखेंगे तो 2d यानी 3d लैम्डा माइनस डी लैम्डा, तो बीटा इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा वो डी लैम्डा बाई डी, और या यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 2d लैम्डा बाई 2d, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए दोनों का अंतर सेम आया, यानी फ्रिंज की चौड़ाई बीटा इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं डी लैम्डा बाई डी, और यही होता है फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। यहाँ पे लास्ट में हम लोग करेंगे हेंस से प्रूव, ठीक है। तो आई होप कि आपको YDAC जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ से आपको एग्जामिनेशन में 5 नंबर में सवाल आते हैं, तो बेहतर तरीके से आप इसको 2 बार 4 बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियोस के साथ में किसी नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग आगे। थैंक यू सो मच।